हेलो एवरीवन। राष्ट्रीय परिदृश्य हम पिछले दिनों कर चुके हैं और अब हम अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य करेंगे, इंटरनेशनल सिनेरियो करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक है। इसके अंदर ये परीक्षा मंथन मैगजीन है जो कि यूपी पीसीएस बीपीएससी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मैगजीन है। इसको हम, क्योंकि अभी सर पर हमारे प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है दिसंबर में, फिर अक्टूबर में बीपीएससी और यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम है और भी कुछ एग्ज़ाम हैं, अन्य एग्ज़ाम बीच में। तो प्रीलिम्स के रेस्पेक्टिव हम इसको लेकर चलेंगे। जो मेंस का कंटेंट होगा उसको हम यहाँ पे करने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि अभी उसका कोई मतलब बनता नहीं है, समय ज़्यादा वेस्ट करना नहीं है। तो आइए अमेरिका इजराइल और ईरान युद्ध देख लेते हैं। 28 फरवरी 2026 को अमेरिका और इजराइल द्वारा ईरान पर किए गए बड़े हवाई हमलों से हुई थी। ठीक है, इसकी शुरुआत अभूतपूर्व हवाई हमला। 28 फरवरी 2026 को अमेरिका और इजराइल वायुसेना ने ईरान के मिसाइल ठिकानों, एयर डिफेंस नेतृत्व को निशाना बनाकर हमला शुरुआत किया था। ठीक है, ईरानी नेतृत्व का अंत हो गया इसमें। खामनेई जो थे वो मारे गए इसमें। ठीक है, 3 से 9 जुलाई में उसका प्रोसेसन था, उनका जो डेथ प्रोसेसन था। और इसमें प्रधानमंत्री मोदी जी को आमंत्रित किया था, बट मोदी नहीं गए, क्योंकि आप जान रहे हैं जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स होते हैं अपने, हर देश का अपना जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट होता है। ईरान का पलटवार हुआ। खामनेई की मौत के जवाब में ईरान ने इजराइल, खाड़ी देश जैसे कि यूएई अरब में बैलिस्टिक मिसाइल उसने दागे। प्रॉक्सी नेटवर्क हुआ। वैश्विक आर्थिक संकट, 20% कच्चा तेल गुजरता है उस जगह से। ठीक है, हॉर्मुज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज किस किस जगह को कनेक्ट करता है, ये कमेंट में लिखेंगे। व्यापारिक जहाज़ों पर हमले हुए। ठीक है, ये सब प्रीलिम्स के रिस्पेक्ट में आपका एक ही चीज़ इसमें इम्पोर्टेंट है, जो कि आपका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है। ठीक है, और जो जो ऑपरेशन लोगों ने नाम दिया उसको याद रखना है। ठीक है, यहाँ पे वो मेंशन नहीं है, क्योंकि लक्ष्य 2 इसका ऑलरेडी ये सब कवर हो चुका है, यहाँ पर इसलिए नहीं दिया होगा। ठीक है, दोनों पक्षों के बीच जहाज़ों की सुरक्षित आवाजाही को लेकर एमओयू भी हुआ। शांति अब बहाल हो चुकी है। शांति वार्ता के मध्य तनाव अभी भी कुछ कुछ जगहों पर ये हो रहा है, बट अब सिप जो है आने जाने लगा है। ठीक, वेनेजुला में तख्ता पलट। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश पर अमेरिकी सेना डेल्टा कमांडो और वायुसेना ने 3 जनवरी 2026 को अचानक काराकस में तड़के सुबह करीब 2 बजे। यार ये आवाज़ बहुत ज़्यादा हो रहा है। अमेरिकी लड़ाकू विमानों और अपाचे हेलीकॉप्टर ने वेनेजुला के वायु रक्षा तंत्र को नष्ट करने के लिए मुख्य सैन्य अड्डों जैसे कि फुएट ट्यूना एयरबेस, ला कलोटा और प्रमुख बंदरगाह ला गुआरा। ठीक है, इस टाइप का अगर नाम पूछे तो वेनेजुला से रिलेटेड है। यहाँ की राजधानी याद रखेंगे, काराकस। ठीक है, वहाँ के मादुरो वहाँ के राष्ट्रपति थे, राष्ट्रपति निकोलस मादुरो। उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस उसके आवास से सोते समय हिरासत में लिया। इसका नाम क्या है? ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें नार्को टेररिज्म का उनके ऊपर आरोप लगाया। ठीक है, लेकिन सच्चाई कुछ और है। सच्चाई सारा तेल का खेल है। ठीक है, तेल का खेल है। अधिकांश यूरोपीय नेशन और अमेरिका और नाटो का जो सहयोगियों ने इस सैन्य कार्रवाई को सही ठहराया, जबकि रूस, चीन, ईरान और अधिकांश लातिन अमेरिकी देश ने इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का खुला उल्लंघन, संप्रभु देश पर हमला बताते हुए कड़ी निंदा की। इसकी जो राजनीतिक स्थिति है ये आप इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे। मादुरो के हटने के बाद डिप्टी डेल्सी रोड्रिग्स, ठीक है, डिप्टी इनकी कौन थी? डेल्सी रोड्रिग्स ने वेनेजुला की अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। अब देखेंगे ऑपरेशन अमिस्टैड। ठीक है, ऑपरेशन एमिस्टेड में वेनेजुला में आए विनाशकारी भूकंप पीड़ितों के लिए मदद के लिए शुरू किया गया। स्पेनिश भाषा में अमिस्ताद शब्द का मतलब होता है मित्रता। वेनेजुला में काफ़ी भूकंप आया था, भयानक। भारत के द्वारा ये चलाया गया अभियान था। इसकी घोषणा विदेश मंत्री ने की थी।
ये कुछ भारत के द्वारा भेजे गए राहत सामग्री। दूरी कितनी थी? 14,300 किलोमीटर की लंबी दूरी तय की। ठीक है। विशेष दल आपका इसमें आगरा से 60 पैराफिल हॉस्पिटल से जुड़े डॉक्टर्स गए, राहत सामग्री गई। ये सब एग्जाम में इम्पोर्टेंट नहीं है। चिकित्सा एवं दवाएं, ये सब तो जाता ही है। भीष्म क्यूब इम्पोर्टेंट है। ये क्या है, ध्यान रखिए। ये एक पोर्टेबल हॉस्पिटल है। ठीक है, पोर्टेबल हॉस्पिटल है ये, और कुछ नहीं है। वैश्विक हथियार निरस्त्रीकरण और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा की वर्तमान स्थिति। सिप्री, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, एक स्वतंत्र राष्ट्रीय संस्थान ने सिप्री ईयरबुक 2026 जारी किया, जो वैश्विक हथियार निरस्त्रीकरण, डिसआर्मामेंट कहते हैं इसको, और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा की वर्तमान स्थिति का मूल्यांकन करता है। इसमें यह है कि परमाणु शस्त्र भंडार का विस्तार हुआ है भारत में। ठीक है। भारत 5वां सबसे बड़ा देश है सैनिक पर खर्च करने वाला, और विश्व का 5वां सबसे बड़ा सैन्य खर्च करने वाला देश है। 2024 की तुलना में भारत के रक्षा व्यय में 8.9% की वृद्धि दर्ज हुई है। ठीक है। इंपोर्टर सबसे बड़ा कौन है? आर्म्स इंपोर्टर इसके अकॉर्डिंग पहला आपका यूक्रेन है। आप जान रहे हैं 22 से ही यूक्रेन में टेंशन्स हैं, यूक्रेन और रसिया के बीच में, और वो वहाँ का जो जोकर राष्ट्रपति है वो उसको ठीक नहीं करना चाहता, क्योंकि उसको पैसे मिल रहे हैं उसके लिए। ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई रसिया जो है उसके ऊपर बहुत जुल्म ढा रहा है, या फिर ऐसा नहीं है। उसको अपने लोगों की कुछ नहीं पड़ी है, उसको सिर्फ पैसे मिल रहे हैं जमकर। अगर पैसे नहीं होते, अगर कोई भी देश इतने दिनों में बर्बाद हो चुका होता। दूसरे में आपका इंडिया है। पैसा अगर नहीं होगा तो कोई पहला इंपोर्टर कैसे बन जाएगा आम का? भारत की हिस्सेदारी 8.2 थी। ठीक है। भारत के पास लगभग 190 परमाणु वॉरहेड हैं, जिसमें 12 तैनात और 178 रिजर्व में हैं, जबकि इसके मुकाबले चीन के पास 720 वॉरहेड और पाकिस्तान के पास 170 वॉरहेड हैं। तो सभी अपना अपना बढ़ा रहे हैं। साइबर युद्ध का एकीकरण, ऑपरेशन सिंदूर का उल्लेख किया गया कि दोनों देश ने पहली बार सक्रिय सैन्य संघर्ष में साइबर ऑपरेशंस को शामिल किया, जो दक्षिण एशिया में निवारक क्षमता के बदलते स्वरूप को रेखांकित करता है। अब मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल तकनीक। सिप्री ने मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल तकनीक के विकास पर विशेष चिंता की है। इस तकनीक से एक मिसाइल से कई लक्ष्यों पर एक साथ परमाणु हमला किया जा सकता है। यह हमला डिफेंस सिस्टम भी ध्वस्त कर सकती है। भारत ने हाल ही में MIRV क्षमता से लैस अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण किया था। रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान अबाबिल मिसाइल के जरिए इस तकनीक को हासिल करने की कोशिश में है। ये कुछ डेटा है आपके परमाणु हथियारों से रिलेटेड, सभी को आधुनिकीकरण कर रहा है इसका। जून 2025 में नाटो सदस्य देश 2035 तक सकल घरेलू उत्पाद GDP के 5% के एक नए सैन्य खर्च लक्ष्य पर सहमत हुए, जो वर्ष 2024 में निर्धारित पिछले 2.0 के बेंचमार्क से काफ़ी अधिक है। यूक्रेन का सैन्य व्यय विश्व का सबसे अधिक था, जो उसकी कुल GDP का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। वैश्विक सूची क्या है आपका? दुनिया में लगभग 12,187 परमाणु वॉरहेड में से लगभग 9,745 संभावित उपयोग के लिए सैन्य स्टॉकपाइल भंडार में हैं, जिनमें से 4,000 से अधिक वॉरहेड को मिसाइलों और विमानों के साथ तैनात किया गया है। ओके, ठीक है। AI का यूज होता है। ड्रोन युद्ध का उदय हो चुका है। ठीक है। अनमैन्ड एरियल व्हीकल कहते हैं ड्रोन को। कि परमाणु का सिद्धांत क्या है भारत का? भारत ने आधिकारिक रूप से अपने परमाणु सिद्धांत को 2003 में अपनाया। इसकी मूल नीति नो फर्स्ट यूज है। ठीक है। जिसका अर्थ है कि भारत परमाणु हथियार का उपयोग केवल भारतीय क्षेत्र या भारतीय सेना पर परमाणु हमले के जवाबी कार्रवाई में करेगा। भारत के परमाणु सिद्धांत के मूल सिद्धांत क्या है? विश्वसनीय न्यूनतम विरोध, नो फर्स्ट यूज, बड़े पैमाने पर जवाबी कार्रवाई, कठोर नागरिक राजनयिक नियंत्रण, मतलब कि पॉलिटिशियन जो होते हैं, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं, उनका सबसे बड़ा से रहेगा उसके अंदर। परमाणु कमान प्राधिकरण में एक राजनीतिक परिषद और एक कार्यकारी परिषद शामिल होते हैं, एग्जीक्यूटिव और पॉलिटिकल। ठीक है। ये आपका एग्जीक्यूटिव हो गया, एक पॉलिटिकल हो गया। ये होगा पॉलिटिकल काउंसिल, एग्जीक्यूटिव काउंसिल।
राजनीतिक में क्या हो गया, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में होगा। यह परमाणु हथियारों के उपयोग को अधिकृत करने वाली एकमात्र संस्था है। कार्यकारी परिषद क्या है, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की अध्यक्षता में यह राजनीतिक परिषद को इनपुट प्रदान करती है और इसके निर्देशों का कार्यान्वयन करती है। भारत गैर परमाणु हथियार राज्यों के खिलाफ परमाणु शस्त्रों का उपयोग न करने की प्रतिज्ञा करता है। निरस्त्रीकरण करने के लिए भारत रेडी है, अगर बाकी लोग भी करना चाहें तो। अंतर्राष्ट्रीय भू राजनीतिक में हॉर्मुज़ जल संधि देखिए आ गया आपका। यहाँ पे काफ़ी टेंशन हुआ था, शिप पर मिसाइल दागी गई। हॉर्मुज़ जल मतलब स्ट्रेट जो है तेल समृद्ध देशों को जोड़ने वाला एकमात्र समुद्री मार्ग है। यह पश्चिम में फारस की खाड़ी, ठीक है, फारस की खाड़ी, पर्सिया गल्फ ऑफ पर्सियन गल्फ, ठीक है, दक्षिण पूर्व में ओमान की खाड़ी, पर्सियन जो खाड़ी है ओमान की खाड़ी और अरब सागर से घिरी हुई है, ठीक है। ये आप देखोगे ऐसे यहाँ पे पर्सियन गल्फ है, ये यहाँ पे फिर आएगा तो गल्फ ऑफ ओमान है, फिर ये आपका अरबियन सी है। एक बार मैप में ज़रूर देख लेंगे। लगभग 20% वैश्विक तेल यहीं से पास होता है, ठीक है। निर्यात भौगोलिक रूप से केंद्रित, लगभग 4/5वां हिस्सा एशिया के आयातक देशों विशेष रूप से चीन, भारत, जापान, दक्षिण कोरिया को जाता है, लेकिन पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों की कम लोचशीलता के कारण आपूर्ति की मात्रा को वैश्विक स्तर पर कीमतों पर गहरा प्रभाव पड़ता है। हिंद महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ने वाले मलक्का स्ट्रेट जो है के साथ साथ हॉर्मुज़ जो है वैश्विक अर्थव्यवस्था में सबसे महत्वपूर्ण। मलक्का स्टेट कहाँ है, मलक्कन डिलेमा किससे रिलेटेड है, चाइना से रिलेटेड है। बहुत इंपॉर्टेंट एक टर्म है आपका मलक्कन डिलेमा, ठीक है। साउथ ईस्ट एशिया में ये मलक्का स्टेट पड़ता है आपका, मुझे लगता है अंडमान एंड निकोबार के राइट साइड में। ये हम लोगों ने पढ़ लिया अच्छे से। LNG का 20% हिस्सा वहन करती है। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव के कारण यह जो स्ट्रेट था प्रभावित हुआ, चोक पॉइंट है ये। राजनीति में महत्व क्या है इसका, एनर्जी के लिए है। 20% आपको मैंने बताया ही। LNG हब है, कतर के लगभग सभी LNG निर्यात इसी जल मतलब स्ट्रेट से होकर गुजरते हैं। वैश्विक चोक पॉइंट है, वैश्विक आर्थिक प्रभाव पड़ता ही है, भारत के लिए महत्व तो है ही, ठीक है। 84% आयात करता है भारत यहाँ से। ईरान का सामरिक लाभ है इसके अंदर, ठीक है, जब भी चाहता है बंद कर देता है, क्या कर लोगे, वहीं पर उसका देश है, उसके पास भी मिसाइलें हैं, इतनी आसानी से जीता नहीं जा सकता। सैन्य उपस्थिति और तनाव हमेशा बना रहता है, एशियाई अर्थव्यवस्थाओं के लिए महत्वपूर्ण है। हॉर्मुज़ जो है काफ़ी नैरो है, लेकिन राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण जलमार्ग है, जो फारस की खाड़ी से वैश्विक बाजारों को तेल और गैस के निर्यात के लिए प्राथमिक समुद्री मार्ग के रूप में कार्य करता है। उत्तर में ईरान, दक्षिण में ओमान के बीच स्थित है, ठीक है। यह फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ता है। सबसे इम्पोर्टेंट यही है, एग्जाम में सीधा यही पूछेगा, फारस की खाड़ी, पर्सियन गल्फ एंड गल्फ ऑफ ओमान और अरब सागर को से जोड़ता है, ठीक है। ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ता है किसको, पर्सियन गल्फ को। सबसे बड़े सक्रिय बिंदु पर यह लगभग 33 किलोमीटर चौड़ा है, जिसमें जहाज रानी के लिए बने रास्ते प्रत्येक दिशा में केवल लगभग 3 किलोमीटर चौड़े हैं। ओके फाइन। इसका इतिहास क्या है, 1973 में अरब तेल पर प्रतिबंध लगा। ईरान इराक युद्ध हुआ 80-88 में। 12-19, 23-24 में बार बार तनाव की स्थिति उत्पन्न हुई। ये निष्कर्ष है, ये सब मेंस में काम होता है, प्री में इसका कोई काम उतना नहीं है। फ्रांस और भारत इनोवेशन रोड मैप 2030, 14 जून 2026 को भारत और फ्रांस ने फ्रांस के नीस शहर में आयोजित द्विपक्षीय वार्ता के दौरान इनोवेशन रोड मैप 2030 को अपनाने और आर्थिक सुरक्षा संवाद डायलॉग ऑन इकोनॉमिक सिक्योरिटी शुरू करने की घोषणा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के बीच हुई इस बैठक में कृत्रिम बुद्धिमत्ता, राष्ट्र स्टार्टअप, व्यापार, शिक्षा, डिजिटल भुगतान और उभरती प्रौद्योगिकियों सहित कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनी। दोनों देशों ने कुल 13 प्रमुख परिणामों की घोषणा की, जो भविष्य की राजनीतिक साझेदारी को
नई दिशा देने वाले माने जा रहे हैं। भारत और फ्रांस दोनों G20 समूह के सदस्य देश हैं। इनोवेशन रोडमैप 2030 उभरती प्रौद्योगिकियों और नवाचार इनोवेशन सहयोग के लिए द्विपक्षीय ढांचा है। इसमें फिर आपका AI पे सब जगह बात होता है, या UPI भारत की रियल टाइम डिजिटल भुगतान प्रणाली है। स्टेशन F पेरिस के स्थित यूरोप के सबसे बड़े स्टार्टअप परिसरों में एक है। महत्वपूर्ण खनिज, बैक्टीरिया, इलेक्ट्रॉनिक, नवीनीकरण ऊर्जा प्रौद्योगिकियों में उद्योग किए जाते हैं। फ्रांस ने वर्ष 2030 तक 30,000 भारतीय छात्रों की मेजबानी का लक्ष्य रखा है। इनोवेशन रोडमैप 2030 क्या है? इनोवेशन रोडमैप 2030 भारत और फ्रांस के बीच एक दीर्घकालिक सहयोग ढांचा है, जिसका उद्देश्य इनोवेशन, उभरती प्रौद्योगिकियों और अनुसंधान सहयोगों को बढ़ावा देना है। कुछ स्टार्टअप करेंगे, AI करेंगे, डिजिटल इनोवेशन करेंगे, यही सब इनका लक्ष्य है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। कहाँ पे है ये, कहाँ पे हुआ ये? नीस शहर, ठीक है, नीस शहर में आयोजित द्विपक्षीय वार्ता के दौरान ये साइन हुआ है। मोम्बासा घोषणा क्या है? मोम्बासा घोषणा क्या है भाई? मोम्बासा घोषणा हाल ही में अफ्रीका, एशिया, यूरोप, कैरिबियन और प्रशांत क्षेत्र के 15 देशों ने मोम्बासा डिक्लेरेशन को अपनाया। इसका उद्देश्य अवैध मत्स्यन के विरुद्ध वैश्विक सहयोग को मजबूत करना तथा मत्स्य क्षेत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाना है। मोम्बासा घोषणा क्या है? मोम्बासा घोषणा 15 देशों द्वारा अपनाया गया एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है, जिसका उद्देश्य अवैध, अप्रतिवेदित, अनियमित, इलीगल, अनरिपोर्टेड, अनरेगुलेटेड फिशिंग से रिलेटेड है ये, ठीक है। आवर ओशन कॉन्फ्रेंस के दौरान अपनाया गया है, इसी कारण इसका नाम मोम्बासा घोषणा रखा गया। उद्देश्य क्या है? देशों के बीच डेटा साझाकरण, समुद्र से रिलेटेड है, समुद्र, मछली, ओशन, सी फिश, सीधा इतना ध्यान रखिए, काम खत्म। अब्राहम समझौता क्या है? अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अब्राहम समझौते का विस्तार करने के लिए अधिक मुस्लिम बहुल देशों से इजराइल को मान्यता देने की अपील की है। यह पहल पश्चिम एशिया में शांति और स्थिरता स्थापित करने के लिए व्यापक प्रयासों से जुड़ी मानी जाती है। अब्राहम समझौता है क्या? 2002 तक अधिकांश अरब देश अरब पीस इनिशिएटिव का पालन करते थे, जिसके अनुसार फिलिस्तीन के स्वतंत्र राज्य की स्थापना से पहले कोई भी अरब देश इजराइल को मान्यता नहीं देगा। लेकिन 2020 तक बदलती जियोपॉलिटिकल परिस्थिति ने एक नए दृष्टिकोण की आवश्यकता पैदा कर दी है। इसी पृष्ठभूमि में अब्राहम समझौते सामने आए, जो इजराइल और कई अरब एवं मुस्लिम बहुल देशों के बीच राजनयिक, आर्थिक और सुरक्षा संबंधों को सामान्य बताने वाले समझौतों का समूह है। इन समझौतों की मध्यस्थता अमेरिका ने की और इन्हें 2020 में हस्ताक्षरित किया गया, ठीक है। इसका नाम अब्राहम के नाम पर रखा गया। इन्हें यहूदी, इस्लाम और ईसाई तीनों धर्मों के में सम्मानित माना जाता है। पारंपरिक शांति संधियों के विपरीत यह समझौता व्यापार, निवेश, पर्यटन, तकनीक और सुरक्षा सहयोग पर केंद्रित है। अब्राहम समझौते का आवश्यकता इसलिए पड़ा कि ईरान वहाँ पर बैठा हुआ है, आर्थिक अवसर भी खोजता है सब कोई, नई क्षेत्रीय रणनीति बनती रहती है। अब्राहम समझौतों में शामिल देश कौन कौन से हैं, ये इंपॉर्टेंट है बहुत, इसको अच्छे से याद रखिएगा। प्रथम चरण सितंबर 2020, अमेरिका तो मीडिएटर था, इजराइल तो होगा ही, UAE और बहरीन किया, ठीक है। द्वितीय चरण 2020 और 21 में कौन आए? मोरक्को और सूडान। तो इसको याद रखना है, हो सके एग्जाम में पूछे। ऐसे ही हाई क्वालिटी क्वेश्चन है, लेकिन अगर पूछेगा तो आपको ध्यान रहना चाहिए। समझौतों का लाभ क्या है? आर्थिक विकास, सहयोग, तकनीक, नवाचार, पर्यटन। चुनौतियां, फिलिस्तीन मुद्दा अभी भी अनसुलझा है, कई अरब देशों में जनमत विभाजित हैं, ईरान से जुड़ी क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धा और तनाव जारी ही हैं, विश्व का विस्तार घरेलू राजनीति और राजनीतिक हितों पर के बीच संतुलन पर निर्भर करेगा। चीन पाकिस्तान अंतरिक्ष सहयोग क्या है भाई? चीन ने शून्य से शिखर तक का सफर तय करते हुए खुद को एक वैश्विक अंतरिक्ष महाशक्ति के रूप में स्थापित किया है। 1970 में अपने पहले उपग्रह के प्रक्षेपण से शुरू हुआ यह सफर आज
तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन के संचालन और 2030 तक मानव युक्त चंद्र मिशन की महत्वाकांक्षी योजनाओं तक पहुंच गया है। चीन की इस सफलता का एक बड़ा हिस्सा उनके स्पेस सिल्क रोड विजन से जुड़ा है, जिसका सबसे प्रमुख लाभार्थी उसका सदाबहार दोस्त पाकिस्तान उभर कर सामने आया है। अंतरिक्ष सहयोग जो है 1990 से 2026 तक का सफर। चीन और पाकिस्तान के बीच अंतरिक्ष कूटनीति की नींव 1990 में बंदर एक उपग्रह के प्रक्षेपण के साथ पड़ी थी। शुरुआत में इसकी गति धीमी रही, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में इस साझेदारी ने अभूतपूर्व रफ्तार पकड़ी है। अब पाकिस्तान जो है अब अपनी अंतरिक्ष जरूरतों के लिए पूरी तरह से बीजिंग पर निर्भर है। मानव युक्त मिशन और तियांगोंग स्टेशन। चीन ने पाकिस्तान के साथ अपने संबंधों को एक नए स्तर पर ले जाते हुए घोषणा की है कि वह एक पाकिस्तानी अंतरिक्ष यात्री को अपने तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन पर भेजेगा। मोहम्मद जीशान अली और खुर्रम दाऊद को इस ऐतिहासिक मिशन के लिए चुना गया है। दोनों उम्मीदवारों को चीन में प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिनमें से एक पेलोड विशेषज्ञ के रूप में अंतरिक्ष की यात्रा करेगा। यह कदम 2025 में चीन मानव अंतरिक्ष इंजीनियरिंग कार्यालय और पाकिस्तान अंतरिक्ष और ऊपरी वायुमंडल अनुसंधान आयोग के बीच समझौते का परिणाम है, जो पाकिस्तान को अंतरिक्ष इंजीनियरिंग की सूक्ष्म तकनीक सीखने में मदद करेगा। तो काफ़ी दोस्त हैं दोनों, चड्डी बड्डी फ्रेंड है। चंद्र अन्वेषण iCube की सफलता। 2024 में चीन के चांगी 6 मिशन के साथ पाकिस्तान का iCubeSat चंद्रमा की कक्ष में पहुंचेगा। वस्तुतः संघाई जियाओ टोंग विश्वविद्यालय और पाकिस्तान के इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी के सहयोग से बने इस उपग्रह ने चंद्रमा के दूरस्थ हिस्से फार साइड की तस्वीरें भेजकर पाकिस्तान के लिए वैज्ञानिक अनुसंधान के नए द्वार खोल दिए। ठीक है। 24 में चीन के चांग-ई 6 मिशन के साथ पाकिस्तान का iCubeSat चंद्रमा की कक्षा में पहुंचा। ओके, चीन पाकिस्तान उपग्रह सहयोग। ठीक है, तो ये सब हम लोगों ने देखा है। हालिया मिशन और तकनीकी प्रगति। अंतरिक्ष कूटनीति की इस कड़ी में अप्रैल 2026 का मिशन मील का पत्थर साबित हुआ, जब चीन ने तियांगोंग प्रक्षेपण केंद्र से पाकिस्तान के स्वदेशी विद्युत प्रकाशिक उपग्रह EO3 को सफलतापूर्वक कक्षा में स्थापित किया गया। इससे पहले वर्ष 2025 पाकिस्तान के लिए उपलब्धियों भरा रहा, जिसमें चीन ने 3 महत्वपूर्ण उपग्रहों का प्रक्षेपण किया। PRSC-EO0, PRSS-1 रिमोट सेंसिंग इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर ऐसा कुछ नाम आ जाए तो चाइना पाकिस्तान को याद कर लेना है बस। ये तो पूरा भर भर के एकदम दिया हुआ है दोनों का, मेंस रिलेटेड फैक्ट वगैरह है। एक एक चीज़ को उतना हम लोग डीप में नहीं जाएंगे। ठीक है। पाकसैट IVAR लॉन्च किया। निगरानी सामरिक क्षमता जो है वो बढ़ाया। नौवहन सहयोग भारत की सुरक्षा के निहितार्थ। चीन पाकिस्तान अंतरिक्ष सहयोग का सबसे महत्वपूर्ण पहलू इसका डुअल यूज है। जिन उपग्रहों को नागरिक उद्देश्य जैसे मौसम पूर्वानुमान, आपदा प्रबंधन, संचार के लिए विकसित किया जाता है, वही तकनीक सैन्य निगरानी और खुफिया गतिविधियों में भी इस्तेमाल की जा सकती है। रिमोट सेंसिंग उपग्रहों के माध्यम से पाकिस्तान अब सीमा क्षेत्रों की अधिक सटीक निगरानी कर सकता है। यह भारत के लिए विशेष रूप से संवेदनशील है, क्योंकि इससे सामरिक ठिकानों पर असर पड़ेगा। बेईडू नेविगेशन प्रणाली का पाकिस्तान द्वारा उपयोग भी एक महत्वपूर्ण चिंता का विषय है। ठीक है, वो लोग निगरानी रखेगा। बलूचिस्तान पाकिस्तान के सबसे बड़े प्रांत। बलूचिस्तान में चल रहे अलगाववादी विद्रोह, मानवाधिकार हनन, इस क्षेत्र पर चीन एवं अमेरिका की नज़र। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और विद्रोह क्या है इसका, मूल विवाद हम लोग देख लेते हैं। 1947 में भारत की आज़ादी के समय 1947 में भारत की आज़ादी के समय बलूचिस्तान की रियासतें जैसे अलगाववादी समूह जो है बलूच लिबरेशन आर्मी यहाँ पर लगातार संघर्ष कर रहे हैं और गैस खनिज पर स्थानीय लोगों का अधिकार है, ये ऐसा बताते हैं। वहाँ पर बलूचिस्तान जो है आपका काफ़ी मिनरल रिच एरिया है, क्योंकि ठंडा प्रदेश में हमेशा अच्छे क्वालिटी का मिनरल पाया जाता है। आप जितने भी टेम्परेट रीजन में आप देख लोगे, सारा मिनरल्स लगभग दुनिया का उसी क्षेत्र में मिलता है अच्छा से अच्छा।
तो ये कुछ मेंस रिलेटेड फैक्ट है। मानवाधिकार का उल्लंघन, अंतर्राष्ट्रीय भू राजनीति, जानते ही हो आप, सीपेक पास होगा वहाँ पे, चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ठीक है। अमेरिका की दिलचस्पी तो हर जगह होती है एक तेल खनिज के ऊपर। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रीय प्रभाव, भारत इस मुद्दे पर पाकिस्तान की दमनकारी नीति की आलोचना करता रहा है। ईरान युद्ध के कारण पैदा हुए तेल संकट से कैसे निपट रहा भारत। प्रॉपरली ये मेंस रिलेटेड फैक्ट है, ठीक है। इसके अंदर तो ईरान संकट के कारण उत्पन्न हुए तेल संकट से निपटने के लिए भारत ने कच्चे तेल के आयात के स्रोत 27 जगह से बढ़ाकर 41 कर लिया। रूस और संयुक्त अरब अमीरात से भारी मात्रा में रियायती तेल की खरीद करके हॉर्मुज जल स्ट्रेट पर निर्भरता कम की गई। चलो ये कुछ बात था। आयात स्रोतों में विविधता, रूस से रिकॉर्ड तेल खरीद किया, राजनीतिक पेट्रोलियम भंडार, घरेलू उत्पादन में वृद्धि किया गया। एलपीजी उत्पादन में लगभग 60% तक की भारी वृद्धि हुई है। उपभोक्ताओं पर बोझ कम करना, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में भारी उछाल आने के बावजूद सरकार ने ईंधन पर उत्पाद शुल्कों में कटौती करके आम जनता की जेब पर इसका सीधा असर पड़ने नहीं दिया, लेकिन फिर भी 170 पेट्रोल पहुंच चुका है। भारत और रूस के बीच राजनीतिक और लॉजिस्टिक समझौता जो हुआ रेलॉस, इस समझौते के तहत दोनों देश एक दूसरे के क्षेत्र में एक समय से में अधिकतम 3000 सैनिक, 5 युद्धपोत और 10 सैन्य विमानों को तैनाती कर सकते हैं, ठीक है। रेलॉस इस ऐतिहासिक रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक एग्रीमेंट के मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं कि एक दूसरे के लिए सुविधा के लिए इस्तेमाल करने देगा, एयरबेस, सेना वगैरह, बंदरगाह जो भी है, सहयोग का दायरा बढ़ेगा। इसमें कुछ बस एक यही है आपका रेलॉस इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या है ये देख लें बस। इसका फुल फॉर्म है आपका रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक एग्रीमेंट, रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक एग्रीमेंट, ये इम्पोर्टेंट है। बाद बाकी आगे बढ़ते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति की टैरिफ शक्तियां और सर्वोच्च अदालत का फैसला, ठीक है। मार्च 2026 में अमेरिका की सर्वोच्च अदालत द्वारा टैरिफ व्यापार संबंधी शक्तियों की कानूनी सीमाओं के संबंध में एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया गया। अदालत ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय आपातकालीन आर्थिक शक्ति अधिनियम इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर एक्ट के तहत राष्ट्रपति को आयात पर टैरिफ लगाने का अधिकार नहीं है, ठीक है। इसको असंवैधानिक ठहराया और निरस्त कर दिया। ये कुछ उसके द्वारा कानूनी प्रावधान इस्तेमाल में लाया गया था। ट्रेडिंग विथ एनिमी एक्ट, ठीक है। दूसरे कार्यकाल में सत्ता में लौटने के बाद जो है ये मादक पदार्थों की तस्करी और व्यापार असंतुलन को लेकर राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया था। उसके बाद उनके प्रशासन ने कनाडा और मेक्सिको से आने वाले अधिकांश सामानों पर 25% टैक्स तथा चीन से आने वाले उत्पादों पर 10% शुल्क लगाया था। चलो ये ठीक है, टैरिफ रद्द कर दिया, इतना हम डिटेल में नहीं घुसेंगे। पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा विवाद, ये आपका जो इंटरनेशनल सिनेरियो होता है, सिनेरियो वाला जो टॉपिक होता है, सिनेरियो वाला टॉपिक में उतना आपको डिटेल में, मतलब ये मेंस के लिए होता है बेसिकली, आपको बस ऊपर ऊपर पढ़ना होता है इसको। बाद बाकी जब नेशनल इसका अलग होता है, नेशनल इंटरनेशनल, वो फिर से अलग आएगा टॉपिक। ये सिनेरियो है कि परिदृश्य बस देखिए क्या चल रहा है दुनिया में। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच बढ़ते तनाव ने अब एक हिंसक रूप ले लिया है। सीमावर्ती क्षेत्र में पाकिस्तानी सैनिकों पर हुए घातक हमले के प्रतिशोध में पाकिस्तान ने काबुल समेत अफगानिस्तान के कई प्रांतों पर हवाई हमले किए। अक्टूबर 2025 में हुए सीज फायर के बाद भी हिंसा जारी है। फरवरी 2026 में पाकिस्तान ने सीमा पार हमलों के बाद सैन्य ठिकानों पर हवाई हमले किए।
1947 में इसका जो बैकग्राउंड है वो देख लीजिए। पाकिस्तान के जन्म के साथ ही दोनों देशों के बीच अविश्वास और शत्रुता का जो सिलसिला शुरू हुआ वह आज भी जारी है। चाहे अफगानिस्तान में सोवियत संघ का दौर 1979 से 89 रहा हो या अमेरिकी उपस्थिति 2001 से 2021 रहा हो, पाकिस्तान ने हमेशा वहां के विद्रोही समूहों को अपना समर्थन दिया, लेकिन इसके बावजूद दोनों देशों के संबंधों में कभी स्थिरता नहीं आ सकी। इसका जो अस्थिर राजनीतिक सफर जो है सत्ता परिवर्तन संघर्षों की लंबी दास्तान है। राजशाही से साम्यवाद तक 1973 में राजशाही के पतन के बाद देश में कुछ समय के लिए राष्ट्रवाद का प्रभाव रहा। इसके बाद सोवियत संघ की मदद से साम्यवादी शासन स्थापित हुआ। यहाँ पर कई सामाजिक सुधार करने चाहे, लेकिन गृहयुद्ध अस्थिरता को रोकने में विफल रहा। नजीबुल्लाह का दौर और पतन 1989 से लेकर 92 तक सोवियत सेना के जाने के बाद डॉक्टर नजीबुल्लाह ने सत्ता संभाली, लेकिन 3 साल बाद उनकी सरकार गिर गई और देश गुटीय संघर्ष की आग में झुलस गया। फिर 1992 से लेकर 2001 तक मुजाहिदीन गुटों के बीच जारी गृहयुद्ध के बीच तालिबान का उदय हुआ। पाकिस्तान के समर्थन में से इस संगठन ने 1996 में काबुल पर नियंत्रण कर लिया। अमेरिकी हस्तक्षेप कब हुआ आपका? 9/11 के हमलों के बाद अमेरिका ने तालिबान को सत्ता से बेदखल कर एक लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना की, लेकिन तालिबान का विद्रोह अंत तक जारी रहा। अगस्त 2021 में अमेरिकी वापसी के साथ ही तालिबान ने एक बार फिर से पूरे देश पर कब्जा कर लिया, जिसमें उसे फिर से पाकिस्तान का मौन समर्थन प्राप्त था। इन दोनों के बीच विवाद क्या है? दुरंद रेखा का विवाद। अफगानिस्तान ने कभी भी दुरंद रेखा को अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में स्वीकार नहीं किया, जिसमें सीमा पर संप्रभुता को लेकर हमेशा टकराव बना रहता है। राजनीतिक नियंत्रण और व्यापार। पाकिस्तान उसके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करता है, ऐसा उसका कहना है। अफगान नागरिक अपनी दुर्दशा के लिए पाकिस्तान के हस्तक्षेप को जिम्मेवार मानते हैं, जबकि पाकिस्तान का तर्क है उसने लाखों अफगान शरणार्थियों को पनाह दी और उसके संघर्षों में साथ दिया। भारत का प्रभाव। अफगानिस्तान के साथ भारत के संबंधों से पाकिस्तान हमेशा असुरक्षित महसूस करता रहा है। उसे डर है कि भारत और अफगानिस्तान मिलकर उसे राजनीतिक रूप से घेर सकते हैं। ठीक है। दुरंद रेखा जो है आपका 1893 में ब्रिटिश अधिकारी सर मॉर्टिमर दुरंद और अफगान अमीर अब्दुल रहमान खान के बीच समझौते से निकली 2640 किलोमीटर लंबी यह रेखा विवादों के घेरे में रही है। यह रेखा पश्तून समुदायों को 2 हिस्सों में बांट देती है। अफगानिस्तान का तर्क है यह एक अस्थायी विभाजन था, न कि स्थायी सीमा। 1947 में जब पाकिस्तान ने इसे अपनी सीमा माना तो अफगानिस्तान ने इसका कड़ा विरोध किया और संयुक्त राष्ट्र ने पाकिस्तान की सदस्यता के खिलाफ मतदान भी किया था। नेपाल में सत्ता परिवर्तन हुआ, जेनजी आंदोलन हुआ था। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी एग्जाम में फिलहाल आया था बीपीएससी में। वालेंसा वहाँ के पीएम बने। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। वहाँ पे पुरानी सरकार को फेंक दिया। नेपाल में लगातार सत्ता परिवर्तन, मुख्य रूप से राजनीतिक अस्थिरता वगैरह। जेनजी के बढ़ते आक्रोश के कारण 2008 में राजशाही वहाँ पे खत्म हुआ था। ठीक है, राजशाही का अंत हुआ था। ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट है ये। आरएसपी राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी। ठीक है, फिर स्टार्टिंग में सुशीला कार्की जो वहाँ की सीजीआई थी उसने पदभार ग्रहण किया। बलिंद शाह के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। वो पहले रैपर थे पहले। ठीक है, पहले वो कहाँ के मेयर थे? काठमांडू के 15वें महापौर। ठीक है, पूछ देगा कि कहाँ के वो महापौर थे पहले? काठमांडू। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ज़्यादा तो नहीं बचा है वैसा कुछ, जो भी है स्पीड में हम करेंगे। अब जल्दी से जल्दी हमें मीन जो हमारा कोड है वहाँ तक पहुँचना है। वर्तमान में दुनिया अत्यंत अस्थिर दौर से गुजर रही है। दक्षिण अमेरिका वेनेजुला में अमेरिकी सैन्य कार्रवाई हुई थी। यूरोप, रसिया यूक्रेन युद्ध चल रहा है। ठीक है,
पश्चिम एशिया में सऊदी अरब यूएई आमने सामने है। इजराइल गाजा संघर्ष है। सीरिया में ब्रिटेन फ्रांस का हमला। इजराइल ईरान अमेरिका संघर्ष तो चल ही रहा है। चीन ताइवान में तनाव है ही। दक्षिण एशिया में भारत पाकिस्तान के बीच तनाव है। ठीक है, तो बोर्ड ऑफ पीस अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा प्रस्तावित और जनवरी 2026 में स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय निकाय है जिसका उद्देश्य गाजा में युद्ध विराम, पुनर्निर्माण, मध्य पूर्व एवं अन्य संघर्ष क्षेत्रों में स्थिरता लाना। यह निकाय जिसे गाजा प्रशासन के लिए राष्ट्रीय समिति की देखरेख का काम सौंपा गया है, संयुक्त राष्ट्र के एक वैकल्पिक ढांचे के रूप में देखा जा रहा है। ओके, गाजा में गाजा पट्टी। ओके, गाजा ऐसे होगा ना, ये गाजा। नेतृत्व कौन कर रहा है? डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। उद्देश्य क्या है? गाजा में पुनर्निर्माण। सदस्यता 60 देशों को आमंत्रित किया गया है। एक निकाय है, यूएन का एक अल्टरनेटिव के तौर पर इसको देखा जा रहा है। विवाद क्या? इस पर आरोप है कि यह निजी चार्टर के तहत काम कर रहा है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को कमजोर कर सकता है क्योंकि इसमें ट्रंप के पास वीटो पावर होगी। यह बोर्ड सितंबर 2025 में प्रस्तावित हुआ। इसका गठन गाजा शांति योजना की प्रक्रियाओं की निगरानी के लिए किया जाता है। वेनेजुएला संकट पर संयुक्त राष्ट्र में घिरा अमेरिका। ठीक है, तो ये घिरता और निकलता रहता है, उसमें उतना डिटेल में नहीं जाएंगे। वेनेजुएला हमने देख लिया। वीमर त्रिकोण क्या है? वीमर ट्रायंगल क्या है? भारत ने पहली बार वीमर ट्रायंगल प्रारूप में भागीदारी की। इस अवसर पर पोलैंड ने रूसी तेल आयात को लेकर अमेरिका द्वारा डाले जा रहे दबाव के विरुद्ध भारत का सार्वजनिक रूप से समर्थन किया। वीमर त्रिकोण है क्या? इसकी स्थापना वर्ष जो है 1991 में जर्मनी में के वीमर शहर में की गई। इसका नाम वीमर त्रिकोण रखा गया, जहां फ्रांस, जर्मनी और पोलैंड जैसे देशों के विदेश मंत्रियों की पहली बैठक आयोजित हुई। इसकी स्थापना का उद्देश्य क्या है? यूरोपीय यूनिफिकेशन को प्रोत्साहन एवं राजनीतिक संवाद और सुरक्षा सहयोग को सुदृढ़ रूस और पूर्वी यूरोप के जुड़े मुद्दों के संदर्भ में करना है। इसका उद्देश्य पश्चिमी एवं मध्य यूरोप की प्रमुख शक्तियों के बीच राजनीतिक सुरक्षा एवं आर्थिक सहयोग को मजबूत करना है। रूस और क्षेत्रीय संघर्षों जैसी चुनौतियों के प्रति साझा प्रतिक्रिया विकसित कर एकजुट एवं सुरक्षित यूरोप की दिशा में कार्य करना था। अब UNEP-FI इम्पैक्ट सेंटर क्या है? हाल ही में UNEP फिनांस इनिशिएटिव ने UNEP-FI इम्पैक्ट सेंटर लॉन्च किया है। किसने किया है? फिनांस इनिशिएटिव ने। अपने SDG एवं इम्पैक्ट वर्क स्ट्रीम को विशेषज्ञता के साथ के एक समर्पित केंद्र में समेकित करेगा। ओके, इसके बारे में देख लेते हैं कि ये जो UNEP-FI इम्पैक्ट सेंटर जो है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम वित्त पहल UNEP-FI के अंतर्गत एक विशेष विशेषज्ञता केंद्र है जो वित्तीय संस्थानों में इम्पैक्ट प्रबंधन को आगे बढ़ाने पर केंद्रित है। यह समग्र इम्पैक्ट पद्धति के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त पर्यावरणीय और सामाजिक मानकों के साथ वित्तीय पोर्टफोलियो को संरेखित करने पर UNEP-FI के काम को साथ लाता है। उद्देश्य क्या है इसका? वित्तीय संस्थानों की व्यावसायिक रणनीतियों और संचालन में इम्पैक्ट प्रबंधन को समाहित करना। मेन इसका जो ये है सेक्टर है फिनांस। ठीक है, पैसे वैसे का जो लेन देन है, वित्तीय प्रवाह को सतत विकास लक्ष्यों के अनुरूप बनाने में सहायता करना, संगठनों को व्यावसायिक उद्देश्यों को प्राप्त करते हुए पर्यावरण व सामाजिक जोखिमों का प्रबंधन करने में सक्षम बनाना। ठीक है, किस तरीके से पैसा इस्तेमाल इस तरह से हो कि SDG गोल जो है आपका पूरा होता रहे।
हाल ही में अमेरिका सैंक्शनिंग रसिया एक्ट 2025 क्या है? डोनाल्ड ट्रंप ने रूस के खिलाफ कड़ी प्रतिबंधों के से जुड़े सैंक्शनिंग रसिया एक्ट 2025 को मंजूरी प्रदान की। पहले भी आपको पता होगा, काटसा ऑलरेडी है इसके पास। इसका फुल फॉर्म क्या है? काउंटरिंग अमेरिका एडवर्सरी थ्रू सैंक्शन एक्ट। लेकिन इस बार जो है रसिया का नाम जो है खुले तौर पर ट्रंप ले रहा है। इस विधेयक में यह प्रावधान है कि जो देश जानबूझकर रूसी मूल के यूरेनियम और पेट्रोलियम उत्पादों का व्यापार करते हैं उनसे आने वाली वस्तुओं और सेवाओं पर 500% तक का भारी टैरिफ लगाया जाएगा। इस कानून में रूसी राष्ट्रपति और कुछ शीर्ष सैन्य अधिकारियों पर नए प्रतिबंध शामिल हैं। साथ ही अमेरिका में सीधे होने वाली रूसी आयात पर 500% शुल्क लगाने का प्रस्ताव है। तो पृष्ठभूमि आपका जानते हो आप, रूस यूक्रेन युद्ध 2022 के बाद भारत ने अपनी ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से रियायती दरों पर रूसी कच्चे तेल का आयात उल्लेखनीय रूप से बढ़ा दिया। वैश्विक तेल आपूर्ति को बाधित किए बिना रूस की आय को सीमित करने के लिए अमेरिका और G7 देशों ने कच्चे तेल पर $60 प्रति बैरल की मूल्य सीमा तय की। हालांकि बाद में खरीद में कुछ कमी आई, फिर भी रूस के प्रमुख खरीदारों में भारत शामिल रहा। इसके चलते पहले भारतीय निर्यात पर 25% और बाद में 50% तक के अमेरिकी दंडात्मक टैरिफ लगाए गए। ठीक है, अब न्यू स्टार्ट संधि के बारे में देख लेते हैं। न्यू स्टार्ट संधि क्या है? अमेरिका US रसिया से रिलेटेड है। सबसे पहले ये जान लेते हैं। ठीक है, ये है क्या? परमाणु हथियार जो है दोनों के पास, उसके पास सीमित रखने का द्विपक्षीय समझौता था जो 2011 में लागू हुआ। 2026 में ये खत्म हो रहा है, मतलब हो चुका है फरवरी में। इसमें इससे ज़्यादा कुछ जानकारी लेने के लिए कुछ आवश्यक है नहीं। सॉल्टी, सॉल्ट 2, सॉल्ट 1, सॉल्ट 2, स्टार्ट 1, स्टार्ट 2, शॉर्ट 2। ठीक है, ये इस टाइप का इन लोगों के बीच समझौता होता रहा है। हमारे फिल्म्स के पर्सपेक्टिव से उतना डिटेल में कुछ है नहीं। ये अब खत्म हो रहा है, वही चिंता का विषय बना हुआ है। प्रोजेक्ट वॉल्ट क्या है? अमेरिका की $12 अरब की रणनीतिक खनिज योजना। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति ने प्रोजेक्ट वॉल्ट नामक $12 अरब लगभग 1 लाख करोड़ की योजना की घोषणा की। इसका उद्देश्य क्या है? रेयर अर्थ और क्रिटिकल मिनरल्स, ठीक है, का रणनीतिक भंडारण करना ताकि अमेरिकी कंपनियों को वैश्विक आपूर्ति व्यवधान, विशेषकर चीन पर निर्भरता से बचाया जा सके। यह पहल ऐसे समय आई जब वैश्विक सप्लाई चेन अस्थिर और चीन ने कुछ महत्वपूर्ण खनिजों के निर्यात पर नियंत्रण कड़ा किया है। यह अमेरिका की एक PPP योजना है, $12 अरब है। उद्देश्य क्या है? रेयर अर्थ और क्रिटिकल मिनरल्स। स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व, ठीक है, यह योजना स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व पर की तर्ज पर है। SPR क्या है? SPR जो आपका है स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व, ये है आपका ऑयल से रिलेटेड। लेकिन आपका प्रोजेक्ट वॉल्ट जो है खनिज और रेयर अर्थ से रिलेटेड है। ठीक है, रेयर अर्थ, क्रिटिकल मिनरल्स। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली घोषणा पत्र 2026 भारत की मध्य पूर्व रणनीति। यह बैठक कहाँ हुई? बहरीन में हुई। पहली बैठक के लगभग 1 दशक बाद आयोजित हुई, जिसमें अरब लीग के सभी 22 देश भाग लेते हैं। काफ़ी जो मुख्य बिंदु रहा है सऊदी अरब और UAE के बीच रणनीतिक मतभेद, अमेरिका ईरान संघर्ष, इजराइल फिलिस्तीन मुद्दे पर अमेरिका के नेतृत्व में नई पहल। दिल्ली ने घोषणा पत्र 2026 जारी किया, जिसने भारत और अरब लीग के साझा रुख, प्राथमिकताओं और कूटनीतिक संतुलन को स्पष्ट किया। संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता पर जोर। दिल्ली घोषणा पत्र में सूडान, लीबिया और सोमालिया की संप्रभुता, एकता,
क्षेत्रीय अखंडता के सम्मान पर स्पष्ट बल दिया और साथ ही किसी भी बाहरी हस्तक्षेप को अस्वीकार किया है। यह दर्शाता है कि भारत और अरब लीग अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त सरकारों के पक्ष में खड़े हैं, न कि विद्रोही या समानांतर या पैरेलल गवर्नमेंट के पक्ष में। पैक्स सिलिका क्या है? पैक्स सिलिका आपका भारत और अमेरिका के बीच हुआ है। एआई अवसर साझेदारी पर वैश्विक वक्तव्य पर हस्ताक्षर किए 20 फरवरी 2026 को नई दिल्ली में आयोजित एआई इम्पैक्ट समिट के दौरान यह विशेषकर कार्यक्रम में भारत ने पैक्स सिलिका घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करके पैक्स सिलिका पहल में शामिल हो गया है। क्या ये पैक्स सिलिका अमेरिकी नेतृत्व वाली एक आर्थिक सुरक्षा एवं प्रौद्योगिकी साझेदारी है। उद्देश्य क्या है इसका? सिलिकॉन, सेमीकंडक्टर, एआई, महत्वपूर्ण खनिजों एवं उन्नत विनिर्माणों के क्षेत्र में सुरक्षित, लचीली व नवाचार केंद्रित वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला विकसित करना है। ठीक है, सिलिकॉन, सेमीकंडक्टर, एआई वगैरह पे ये पहल है। इसका संचालन जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के विदेश विभाग के माध्यम से किया जाता है। पहला शिखर सम्मेलन कब हुआ? दिसंबर 2025 में। भागीदार देश कौन है? जापान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, नीदरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, यूएई, इजराइल, यूनाइटेड किंगडम। इन लोगों ने भागीदारी ली थी। यह एआई और आपूर्ति श्रृंखला सुरक्षा जो है उसका मतलब एक तरीके से देख लें तो लॉजिस्टिक वाला सेक्शन हो गया इसका एआई का। अमेरिकी नेतृत्व वाली पहल है। यह सहयोगियों और विश्वसनीय भागीदारों के बीच एक नई आर्थिक सुरक्षा सहमति को बढ़ावा देती है। इसका भारत के लिए क्या है कि रेयर अर्थ एलिमेंट जो है उसके भंडारण में इसको भी सहायता मिलेगी। लिथियम, डिस्चार्ज करने योग्य बैटरी और डिजिटल उत्पादों का प्रमुख घटक है। सिलिकॉन, सेमीकंडक्टर ये सब का इस्तेमाल होता है एआई में। चीन पर निर्भरता कम करेगा, घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा मिलेगा। सिलिका है क्या? सिलिका एक प्राकृतिक रासायनिक यौगिक है जिसे वैज्ञानिक रूप से सिलिकॉन डाइऑक्साइड SiO2 बोला जाता है। यह सिलिकॉन और ऑक्सीजन के संयोजन से बनता है। पृथ्वी की भूपटपट्टी में पाए जाने वाले अधिकांश खनिजों और चट्टानों में सिलिका किसी न किसी रूप से मौजूद होती है। रेत, क्वार्ट्ज, ग्रेनाइट जैसे चट्टान इसके सामान्य उदाहरण हैं। सिलिका का महत्व सेमीकंडक्टर उद्योग में सिलिका से प्राप्त सिलिकॉन का उपयोग चिप, माइक्रोप्रोसेसर, इलेक्ट्रॉनिक में काम आता है। ये ठीक है, उतना अब हम डिटेल में नहीं जाएंगे। मेरा जो मेन था मुद्दा हमने देख लिया। सोमालीलैंड को मान्यता संबंधी मुद्दा। इजराइल ने स्वयं को स्वतंत्र घोषित करने वाले सोमालीलैंड गणराज्य को औपचारिक रूप से एक स्वतंत्र एवं संप्रभु राष्ट्र के रूप में मान्यता दी है। इजराइल ऐसा करने वाला संयुक्त राष्ट्र का पहला सदस्य देश है। ठीक है, सोमालीलैंड का इथियोपिया, अमेरिका और संयुक्त यूएई जैसे देशों के साथ राजनयिक संपर्क रहा है। यूएई का सोमालीलैंड में एक सैन्य अड्डा होने का भी दावा है। यूएई की बड़ी पोर्ट कंपनी डीपी वर्ल्ड का सोमालीलैंड के शहर बेरबेरा में एक बंदरगाह भी है। इस फैसले ने अरब लीग, खाड़ी सहयोग परिषद, अफ्रीकी यूनियन और इस्लामी ओआईसी देशों के बाद अब चीन को भी इजराइल के खिलाफ खड़ा कर दिया है। तुर्की और सोमालिया सहित अन्य देशों ने इस कदम की कड़ी आलोचना की है। तुर्की के लिए सोमालिया अफ्रीका नीति का एक रणनीतिक स्तंभ व इस महाद्वीप के प्रमुख भागीदारों में से एक है। सोमालिया में तुर्की का सबसे बड़ा विदेशी सैन्य अड्डा है। सोमालिया को तुर्की से बड़े स्तर पर सैन्य, आर्थिक एवं मानवीय सहायता मिलती है। सोमालीलैंड के बारे में थोड़ा सा जान लें। 19वीं सदी के उत्तरार्ध से उसके बाद से सोमालीलैंड ब्रिटेन का एक संरक्षित क्षेत्र रहा है। 26 जून 1960 को इसे सोमालीलैंड राज्य के रूप में स्वतंत्रता प्राप्त हुई।
सोमालिया और सोमालीलैंड में अंतर क्या है? सोमालीलैंड वर्सेस सोमालिया, एक बार इसको प्लीज सर्च करके पढ़ेंगे। मैं यहाँ पर अगर होगा आगे तो मैं बता देता हूँ। यह इतालवी सोमालीलैंड के साथ विलय कर सोमालिया गणराज्य का हिस्सा बना। अच्छा, बाद में ये जो है सोमालिया गणराज्य का हिस्सा बन गया। हालांकि सोमाली सरकार ने अधीन रहते हुए उत्तरी क्षेत्रों को राजनीतिक उपेक्षा, आर्थिक असमानता एवं प्रशासनिक अनदेखी का सामना करना पड़ा। ओके। 1970 एवं 80 के दशक में सियाद बर्रे के शासनकाल के दौरान दमनकारी नीतियां अधिक तीव्र हो गई, जिससे उत्तर में गृहयुद्ध, हिंसा व व्यापक विस्थापन हुआ। वर्ष 1991 में सोमाली राज्य के पतन के बाद सोमालीलैंड ने स्वयं को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया और अपनी अलग राजनीतिक एवं प्रशासनिक संस्थाओं की स्थापना की। अच्छा, सोमालीलैंड कहाँ है? अफ्रीका, हॉर्न ऑफ अफ्रीका। हॉर्न ऑफ अफ्रीका का ट्रिक क्या होता है? सीड, ठीक है, सीड या डेसी, इस टाइप से कुछ ट्रिक होता है उसके कंट्री का। एक बार देख लेंगे आप कंट्री तो ध्यान रह जाएगा। इसकी सीमाएं डी से डिजिबूती, ई से इथोपिया, सोमालिया, ठीक है, सोमालिया, पुंटलैंड क्षेत्र से लगती है। इसके समीप आदन की खाड़ी के निकट एक महत्वपूर्ण व रणनीतिक समुद्री तट भी है, गल्फ ऑफ एडन, गल्फ ऑफ एडन, सॉरी, आदन यहाँ लिखा हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री नौवहन सहायता संगठन दिसंबर 2025 में केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी एवं जलमार्ग मंत्रालय ने मुंबई में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय समुद्री नौवहन सहायता संगठन की परिषद के तीसरे सत्र का वर्चुअल रूप से उद्घाटन किया। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री नौवहन है क्या? ये 1957 में एक एनजीओ के रूप में हुई थी। वर्ष 2024 में 34 देशों द्वारा अनुमोदित एक सम्मेलन के आधार पर इसने आधिकारिक तौर पर अपनी स्थिरता को गैर सरकारी से इंटर गवर्नमेंटल में बदल दिया। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री नौवहन सहायता संगठन। इसका उद्देश्य क्या है? वैश्विक समुद्री नौवहन प्रणालियों में सामंजस्य स्थापित करना, समुद्री रक्षा पहलों को बढ़ावा देना और समुद्री सुरक्षा एवं पर्यावरण संरक्षण में उभरती चुनौतियों से निपटने के लिए सदस्य देश, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों व उद्योगों के हितधारकों के साथ सहयोग करना है। ठीक है, बस इतना जान लीजिए कि एनजीओ था पहले, अब आईजीओ बन गया है। शिप विप से रिलेटेड है ये। इसका मुख्यालय कहाँ है? फ्रांस के सेंट जर्मेन एन लाए है, सेंट जर्मन में इसका। अब लास्ट है हमारा ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व। हम सब जानते हैं अच्छे तरीके से, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वेनेजुला में चलाया गया अभियान। ठीक है, एपिक फ्यूरी क्या है? एपिक फ्यूरी ईरानी परमाणु और बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रमों को नष्ट करना। किसके द्वारा? अमेरिका ने इजराइल के सहयोग से ईरान के खिलाफ एपिक फ्यूरी चलाया था। एक मिडनाइट हैमर भी आप जानते होंगे। इसका उद्देश्य डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के नेतृत्व में अभियान ईरानी शासन को अस्थिर करने का काम करना था। फतह ए खैबर, ईरान जो है अमेरिका प्लस इजराइल को जवाबी कार्रवाई किया था इसके तहत। डिजिटल नोमैड वीज़ा क्या है? डिजिटल नोमैड वीज़ा एक विशेष अस्थायी निवास परमिट है जो रिमोट वर्कर्स, फ्रीलांसर, ऑनलाइन काम करने वालों को किसी दूसरे देश में रहते हुए अपने मूल देश या किसी विदेशी कंपनी के लिए काम करने की अनुमति देता है। यह 6 महीने से 2 साल या उससे अधिक की अवधि के लिए जारी किया जाता है, जिसके लिए आय का प्रमाण आमतौर पर $1,000 से $3,000 माह
और स्वास्थ्य बीमा आवश्यक होते हैं। थाईलैंड और कंबोडिया संघर्ष विराम, ये लक्ष्य 2 में भी मैंने इसको डिस्कस किया था, पिछला जो हमारा मैगजीन था। ठीक है, इसमें लगता है मुझे 6 महीने का ये दिया होता है। ठीक है, जनवरी से लेकर के जून तक का इसके अंदर कवर्ड है, इसलिए दोबारा आया है। थाईलैंड और कंबोडिया के बीच कौन सा है? प्री विहार मंदिर, ठीक है ना, प्री विहार टेम्पल कॉम्प्लेक्स। एक बार प्लीज़ यूट्यूब पे जाके ना एक बार इसका टूर लीजिए, इस टेम्पल का बहुत ही भव्य है, किस तरीके से बनाया गया है, आप देखकर शानदार लगेगा। देखो, प्री विहार मंदिर जैसे विवादित क्षेत्र शामिल हैं। 2025 में यह पुनः स्टार्ट हुआ था, जो 28 जुलाई 2025 को मलेशिया में हुई बैठक के बाद समाप्त हो गया। फिलहाल के लिए दोनों में संघर्ष विराम के साथ समाप्त हो गया दोनों। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस, शॉर्ट नोट वाला देख लेते हैं एक बार। स्पेन के बार्सिलोना शहर में 2 से 5 मार्च 2026 तक आयोजित किया गया। यह दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल और तकनीक उद्योग का सम्मेलन है। इस साल मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2026 की थीम द IQ एरा रखा गया है। क्या रखा गया है? द IQ एरा। गैलापागोस द्वीप समूह कहाँ है? फरवरी 2026 में गैलापागोस नेशनल पार्क ने फ्लोरेआना द्वीप के पारिस्थितिकी तंत्र को पुनर्जीवित करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाया। हाल ही में 158 हाइब्रिड विशाल कछुओं को उनके प्राकृतिक आवास में छोड़ा गया। ये कछुए नाइजर प्रजाति का वह महत्वपूर्ण DNA साझा करते हैं जिसे लगभग 1.5 सदी से विलुप्त मान लिया गया था। गैलापागोस समूह कहाँ है? मैप में प्लीज देखें। यह द्वीप समूह केवल एक पर्यटन स्थल नहीं बल्कि बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का वैश्विक केंद्र है। गैलापागोस द्वीप समूह प्रशांत महासागर में एक्वाडोर, ठीक है, एक्वाडोर कहाँ है? एक्वाडोर आपका साउदर्न अमेरिका में ये पड़ता है। साउदर्न अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है साउदर्न अमेरिकन, वहाँ पे पड़ता है एक्वाडोर। मुझे तो लगता है एक्वाडोर वहीं है भाई। पेरू के ऊपर है ये और कोलंबिया के नीचे है एक्वाडोर, ठीक है। ई प्रोडक्शन इन्वेस्टमेंट बिजनेस वीजा EB4 क्या है? भारत सरकार ने मुख्य रूप से चीनी व्यावसायिक पेशेवरों के लिए, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि चीन के व्यवसायी पेशेवरों के लिए 1 जनवरी 2026 से ई प्रोडक्शन इन्वेस्टमेंट वीजा EB4 वीज़ा शुरू किया। यह पूरी तरह से ऑनलाइन वीज़ा है जिसे 45 से 50 दिनों में जारी किया जाता है। यह अधिकतम 6 महीने तक भारत में रहने की अनुमति देता है। मोई नदी कहाँ है? ये आपका डेटा एंट्री की आकर्षक नौकरियों का लालच देकर म्यांमार में मोई नदी के पार स्थित साइबर धोखाधड़ी केंद्रों में ले जाए जाने की खबरों के कारण मोई नदी सुर्खियों में थी। म्यांमार में टोंगेयिन के नाम से जाना जाता है, जो उत्तरी थाईलैंड की एक महत्वपूर्ण नदी है तथा इस क्षेत्र के भूगोल और व्यापार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मोई नदी एशिया की प्रमुख नदियों में से एक साल्वीन नदी की एक सहायक नदी है। यह टेनासोरिम पहाड़ियों से निकलती है जो म्यांमार थाईलैंड सीमा क्षेत्र में स्थित है। थाईलैंड की अधिकांश नदियों के विपरीत मोई नदी उत्तर पश्चिम दिशा में प्रवाहित होती है, ठीक है। उतना डिटेल नहीं जानना है, म्यांमार में इतना ध्यान रखिए।
वीडिया चिप क्या है? नवीदिया चिप। डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की चीनी कंपनियों को H200 ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट आयात करने की अनुमति दी जाएगी। हालांकि इसके लिए एक शर्त रखी है कि इन चिप की बिक्री से होने वाले राजस्व पर कंपनियों द्वारा अमेरिकी सरकार को 25% अधिभार देना होगा। चिप बनाने वाली कंपनी है, गेम वेम सब, बहुत सारा कंप्यूटर देखेंगे तो उसमें आपको दिया रहता है। ये मेरे पास एक सोनी का कंप्यूटर था, उसके अंदर लैपटॉप था, उसके अंदर ये मेंशन था निविदिया चिप। ठीक है, हम लोगों ने 33 पेज तक कंप्लीट कर लिया है। नवीनतम राष्ट्रीय सम्मेलन, अब आपका मेन चीज शुरू हो जाता है यहाँ से। ठीक है, अभी तक तो बकवास ही चल रहा था, लेकिन वो भी करना आवश्यक है, इसलिए मैंने उसको पूरा करवाया। तो अब हम एक एक करके सारे टॉपिक धीरे 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 करके करते चले जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। एक बार मैं जो है आपको दिखा देता हूँ इंडेक्स, थोड़ा सा देख लो। ये आपका कंप्लीट हो गया, फिनिश्ड, वीडियो अपलोड कर चुका हूँ मैं। फिर ये आपका फिनिश हो गया आज 5 से 16, 17 से 33। अब अगले दिन क्या देखना है? नवीनतम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। ठीक है, 5 पेज का है ये, खट से ये कंप्लीट कर लेंगे हम इसको। जब भी आप परीक्षा मंथन मैगजीन पढ़ते हैं तो इसको प्रॉपर तरीके से पढ़ें। लक्ष्य 1, 2, 3, लक्ष्य 1, लक्ष्य 2, लक्ष्य 3 से होता क्या है कि सालों भर आप अपडेटेड रहते हैं। ठीक है, फिर आपका है काफ़ी कुछ पढ़ना है, 200 पेजेज हैं इसके अंदर। एक दिन में अगर हम 15 पेज भी कर लें, 10 पेज भी करें अगर, तो ये 10 दिन में साफ हो जाएगा मुझे लगता है, और 10 से 12 दिन में। ठीक है।